ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये 10th क्लास के मैथ की 2025 के पेपर के कुछ ओटीओ को मैं आज बताने जा रहा हूँ, जिसमें से पहला क्वेश्चन है इसका कि निम्नलिखित में से सत्य असत्य लिखिए। तो सबसे पहली ओटी है इसकी सत्य सत्य में कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। क्या ये बात सत्य है? तो अभी आप इसका आंसर समझें सीधा कि ये बात असत्य है। कैसी है ये बात? असत्य। अब आप समझेंगे कि ये असत्य है तो है क्यों? क्योंकि आपको पता है कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, सबको पता होना चाहिए। तो देखो समरूप त्रिभुजों में ये होता है भैया कि दो त्रिभुज उनके जो देखने में अगर देखें तो दोनों एक जैसे दिखेंगे, समझ नहीं आप? इनके आकार आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। इसमें भी तीन कोण है, इसमें भी तीन कोण है, इसमें भी तीन भुजाएं, इसमें भी तीन भुजाएं। पर भैया इसकी जो आमाप है, आमाप मतलब इसके साइज की बात करें तो वो क्या है, दोनों में का अलग अलग है। कैसा है? अलग अलग। तो दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं लेकिन उनके क्षेत्रफल बराबर हों, ये बात कतई सत्य नहीं है। इसलिए इसका जो पहले का जो आंसर है वो क्या होगा? असत्य। इसी तरीके से दूसरी ओटी पे आते हैं। क्या लिखा है? 1 2 1 3 डॉट डॉट डॉट, एक समांतर श्रेणी नहीं है। ये कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो आपको पता है कि समांतर श्रेणी क्या होती है कि यदि आप मतलब इसमें क्या निकालेंगे, अपन सारवंतर निकालेंगे और सभी पदों के बीच का अगर सारवंतर समान होता है तो अपन क्या कह पाते हैं कि दी गई श्रेणी क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या है भैया, ये आपको क्या है कि एक श्रेणी दी जा रही है, आप इसको चेक करें कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। मतलब हर एक पद के बीच का क्या निकाल रहे हैं आप? सार अंतर निकालें। तो सारवंतर का सूत्र क्या होता है? डी बराबर, सबको पता है। किस तरीके से निकालते हैं आप सारवंतर? सारवंतर ये होता है भैया, देखो a2 माइनस a1 दो पदों, a3 माइनस a2 क्या लिखेंगे आप? a4 माइनस a3 निकालो आप। तो इसका अगर देखा जाए तो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये क्या है? a4 है। तो यहां से देखें तो a2 माइनस a1 मतलब 2 माइनस कितना करेंगे आप? 2 माइनस 1 करेंगे, कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यहां से कितना करेंगे? a3 माइनस a2 मतलब a3 की वैल्यू कितनी है? 1, तो a2 का मान कितना है? 2। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1 माइनस के 2, सॉरी क्या लिखेंगे आप भैया? a3 की वैल्यू कितनी है? 1, a2 की वैल्यू कितनी है? 2। तो कितना आया यहाँ पे? कितना आया? माइनस का 1। कितना आया? माइनस का 1। मतलब यहाँ पे इन दोनों के पदों के बीच का अंतर देखें तो कितना आ रहा है? 1। इन दोनों पदों के बीच का अंतर कितना आ रहा है? माइनस 1। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये जो श्रेणी आपको दी जा रही है वो समांतर श्रेणी नहीं है, और ये भी क्या कर रहा है? मना ही कर रहा है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ? ये बात सत्य है। क्या है ये? सत्य। इसी तरीके से अगर आप देखें कि किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का बाई निर्देशांक कहलाती है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए भैया कि एक्स निर्देशांक क्या होता है? एक्स निर्देशांक क्या होता है और बाई निर्देशांक क्या होता है? सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपको सबसे पहले तो यही समझ में आना चाहिए कि एक्स निर्देशांक क्या होता है, बाई निर्देशांक क्या होता है। तो देखो, तो एक्स निर्देशांक क्या होता है? एक्स निर्देशांक की अगर अपन परिभाषा लिखें तो ये होती है कि बाई अक्ष से चली गई लांबिक दूरी क्या कहलाती है? एक्स निर्देशांक कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्स निर्देशांक। इसी तरीके से बाई निर्देशांक क्या होता है? एक्स अक्ष से चली गई लांबिक दूरी क्या कहलाती है? बाई निर्देशांक कहलाती है। क्या कहलाती है? बाई निर्देशांक। तो एक्स निर्देशांक क्या? बाई अक्ष से चली गई लांबिक दूरी क्या कहलाती है? एक्स निर्देशांक। और ये क्या कह रहा है? बाई निर्देशांक की परिभाषा क्या होती है कि एक्स अक्ष से चली गई लांबिक दूरी क्या कहलाती है? बाई निर्देशांक। तो अगर आप यहाँ देखें तो इसमें क्या कह रहा है कि किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? बाई निर्देशांक। तो अपने क्या लिखा है कि बाई अक्ष से चली गई दूरी क्या कहलाती है? एक्स निर्देशांक। और ये क्या कह रहा है भैया कि बाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? बाई निर्देशांक। ये तो बात गलत है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या हो गया? असत्य है। कैसा है ये? असत्य। अगला, शंकु का आयतन। क्या शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर होता है?
नहीं होता है। सबको पता है कि शंकु का आयतन क्या होता है भैया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है शंकु का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन। तो ये क्या कह रहा है, पाई आर स्क्वायर, मतलब सही है कि गलत है, तो गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आंसर क्या है अपना, असत्य है। क्या है ये, असत्य। उसके बाद में ये क्या कह रहा है कि घटना ई की प्रायिकता एक संख्या पीई है, कि मतलब पी की जो प्रायिकता है वो क्या कहना चाह रहा है कि 0 से लेकर कहां तक होती है, 1 तक। मतलब पी का जो मान है, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है ना, वो कहां से कहां तक होती है, कि 0 से तो कैसी, बड़ी या उसके बराबर, 1 से कैसी, छोटी या उसके बराबर। मतलब ये बात क्या है, सत्य है। क्या है ये बात, सत्य। ठीक है, मतलब किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या बराबर होती है, 1 से छोटी या कैसी होती है, बराबर होती है, 1 से छोटी या बराबर होती है। तो यहाँ पे अगर आप इसमें थोड़ी सी एक जानकारी और देखें आप, यहाँ पे अगर किसी घटना की प्रायिकता 0 है तो मतलब वो कैसी घटना है, वो असंभव घटना है। कैसी घटना है भैया, असंभव घटना। और अगर किसी घटना की प्रायिकता कितनी है, 1 है, तो आप उसको क्या लिखेंगे, वो निश्चित घटना है। कैसी घटना है, निश्चित है उसका, वो निश्चित घटना है, सीधी बात तो ये है। कैसी घटना है, निश्चित घटना। अब असंभव और निश्चित घटना को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि असंभव घटना की अगर अपन बात करें तो असंभव घटना क्या और निश्चित घटना क्या। जैसे आप एक बात समझें कि एक मान लो ये कलश है, ये बर्तन है, इसमें मैंने क्या है कि इसमें मान लो मैंने इसमें कुछ सिक्के डाल दिए, ये सिक्के डले हैं भैया, काय के सिक्के हैं, मान लो ये सोने के सिक्के हैं। काय के सिक्के हैं, सोने के सिक्के। अगर ये सोने के सिक्के हैं और मैं आपसे बोलूं कि इसमें से आप एक चांदी का सिक्का निकालें, तो ये कैसी घटना है, असंभव घटना है। क्यों असंभव घटना है भैया, क्योंकि इसमें इस पूरे बर्तन में काय के सिक्के डले हुए हैं, सोने के, और आप किसके निकालना चाह रहे हैं, चांदी के सिक्के। तो चांदी के सिक्के आएंगे क्या, नहीं, मतलब असंभव घटना है। और मैं आपसे अगर ये बोलूं कि इसमें से क्या है कि एक सोने का सिक्का निकालें, तो भैया सोने का सिक्का निकालना कैसी घटना है, एक निश्चित घटना है, क्योंकि इसमें है ही पूरे के पूरे किसके सिक्के, सोने के सिक्के। तो क्या आएगा इसमें, एक सिक्का ही सोने का ही निकल के आएगा। इसलिए कैसी घटना है, ये निश्चित घटना है। और निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1, और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0, क्योंकि वहां पे अनुकूल परिणाम कितने होते हैं, 0 होते हैं। और 0 होते हैं तो आप जब उस पर ऊपर 0 लेके आएंगे और बटे में क्या लिखेंगे, कुल संभव परिणाम, तो आंसर कितना आएगा। 0 में आप किसी की संख्या का भाग लगा, 0 आता है। इसलिए असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0, और संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, मतलब निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बात सत्य है। अगला देखें आप, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से कैसा होता है, कम होता है। मतलब ये बात भी कैसी भैया, असत्य है। ये बात भी कैसी है, असत्य। अब असत्य क्यों है, समझें आप, इसका भी रीजन समझें, कारण समझें, इसका मतलब असत्य क्यों है। आपको सबसे पहले ये आना चाहिए कि त्रिज्य खंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, ये दो चीजें आपको आनी चाहिए। तो आप थोड़े 1 मिनट में ये देख लो आप, ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, और ये क्या है भैया, वृत्त की त्रिज्या है। और इसे आप जहां पे ये ए और ये क्या है, मान लो बी, तो यहां से यहां तक का जो परिधि वाला ये जो हिस्सा है वृत्त की परिधि वाला, इसे अपने क्या कहते हैं, चाप। और ये जो ये दिख रही है ना, वृत्त के केंद्र से और बी तक की बिंदु, वृत्त की परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो ओ से लेकर बी तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। और ओ से लेकर ए तक की दूरी ये भी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। तो इस तरीके से, और यहाँ पे ये जो ये से यहाँ बनता है कौन, मान लो यहाँ पे इस चाप के द्वारा क्या कोण बन रहा है, थीटा। तो मतलब क्या हुआ कि दो त्रिज्याओं और संगत चाप के द्वारा घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड कहलाता है। अब इसमें दो बढ़ रहे हैं, एक तो ये बड़ा वाला चाप दिख रहा है आपको, एक ये छोटा वाला चाप दिख रहा है। तो ये जो छोटा वाला है इसको बोलेंगे अपन लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड। और ये बड़ा वाला दिख रहा है इसको बोलेंगे क्या, दीर्घ त्रिज्य खंड। इसी तरीके से क्या होता है भैया, वृत्तखंड। क्या होता है, वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, देख लो इधर, ये भी देख लो आप। जैसे ये वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, और ये वृत्त की क्या भैया, जीवा है। क्या होती है ये वृत्त की, जीवा। तो ये वृत्त की जीवा है। तो जीवा और संगत चाप, ये चाप होगा, से घिरा भाग क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भैया, वृत्तखंड कहलाता है। तो ये तो हो गया इसके दो, देखो इस जीवा, ये भी जो जीवा दिख रही है इसने वृत्त के दो हिस्से कर दिए, एक ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा। जो छोटा वाला दिखाई दे रहा है, ये जो छायांकित भाग कर दिया मैंने, उसको आप बोलेंगे क्या, लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे आप, लघु वृत्तखंड। ऊपर का जो दिखाई दे रहा है इसको आप क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे भैया, दीर्घ दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे आप इसको, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है,
अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ें आप कि दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से कम होता है। अब आप एक बात बताओ मुझे, दीर्घवृत्त खंड की बात कर रहा है, अगर मैं त्रिज्य खंड बनाना चाहूं तो त्रिज्य खंड कहां बनेगा, इतना सा बनेगा। देखो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, एकदम इतना सा लेके ये पूरा सा बड़ा भाग, ये होगा क्या, इसका दीर्घवृत्त खंड। और त्रिज्य खंड कितना सा है, यहां से लेके यहां तक, मतलब यहां से लेके यहां तक। आ रहा है बात समझ में, यहां से लेके यहां तक। और दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लघु मतलब पूरे जो त्रिज्य खंड जो आपने, अगर आपको दीर्घ त्रिज्य खंड दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल चाहिए तो आप क्या करो, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से आप लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा दो। और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हैं, दीर्घ त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से आप क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, सॉरी त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से आप क्या करेंगे, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अगर ये संगत त्रिज्य खंड है तो आपको देखने से ही पता चल रहा है भैया कि ये कितना बड़ा एरिया गिर रहा है दीर्घ वृत्त खंड, और ये कितना छोटा सा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक। सहायक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दीर्घवृत्त खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो संगत त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से कैसा होता है, कम होता है। ये कैसी बात है, असत्य है। अगर ये कह देता, यहाँ पे ये दीर्घवृत्त खंड ना देता, क्या देता, ये लघु वृत्त खंड, क्या देता भैया, लघु वृत्त खंड, तो फिर ये बात कैसी थी, सत्य थी। तो फिर ये बात कैसी हो जाती, सत्य। तो आपको ये समझ में आया होगा, ये थी निम्नलिखित के सत्य असत्य के आंसर। ठीक भैया, अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखें आप। क्वेश्चन नंबर 2 पे ये लिखा है सही जोड़ी। आपको क्या है, क्या सही जोड़ी बनानी है। सही जोड़ी क्या है, देखें आप एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं सही जोड़ी क्या, सही आंसर क्या है इसके। सही जोड़ी, देख सही जोड़ी मिलाई है, ये लिखा है सही जोड़ी मिलाई है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें पहला लिखा है जोड़ी पे, क्या लिखा भैया, पहली लिखी है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। और दूसरे नंबर पर लिखा है क्या, पहला ये लिखा है cos 0। तीसरे नंबर पर लिखी है भैया sin 0। और 4 नंबर पर लिखा है कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। 5 नंबर पर लिखी है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 6 नंबर पर लिखा है अपना अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ए नंबर पे लिखा है, ए नंबर पे 0। इसके आगे बी नंबर पे लिखा है भैया थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। सी नंबर पे लिखा है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। डी नंबर पे लिखा है 3 पाई आर स्क्वायर। ई नंबर पे लिखा है 1। और डी नंबर पे लिखा है भैया एफ आएगा सर। ए नंबर पे 0, बी नंबर पे ये, सी पे ये, डी है, ई है, और क्या आएगा एफ। एफ पे क्या लिखा है भैया 9, ये लिखा है। सही मैचिंग, सही जोड़ी बनानी है आपको। तो आप अगर यहाँ इसको थोड़ा सा सॉल्व करें आप, तो क्या आएगा भैया, इसको पहले को देखें इधर, ये लिखा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस का 9
10 की घात 10 स्क्वायर ए। आप यहाँ से 9 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। तो देखो इधर ये क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए। अब आपको पता होना चाहिए भैया कि सरसम क्या कहती है कि 1 प्लस के 10 स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर ए। और अगर आप इस 10 स्क्वायर को ए को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा जी, माइनस का। तो ए हो जाएगा कितना, या आप इसको उधर लेके जाओ, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का कितना, 10 स्क्वायर ए। तो इस पूरे का मान कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1। तो आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, यानी 1 लिख सकते हैं। तो 9 गुणा कितना आ जाएगा, 1, यानी कि अपना आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। अब आप इसको ढूंढो, कहीं 9 लिखा है क्या। तो 1 का आंसर किससे मिलेगा भैया, 1 की किससे है, एफ से। किसका है, इसकी सही सही जोड़ी क्या होगी, एफ, मतलब 9 आंसर इसका। cos 0 सबको पता है भैया कि cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। आप cos 0 का मान 1 होता है, सबको पता है। sin 0 का मान कितना होता है, sin 0 का मान 0 होता है। तो इसका क्या सही क्या रहेगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो आपको पता है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये कहाँ पे है, ये रहा बी नंबर पे, ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का, पूरे गोले का कितना होता है, सबको पता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आपको आधे का निकालना, तो इसका आधा कर देंगे, तो आधा करेंगे तो कितना आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका सही क्या रहेगा, सी नंबर का। इसी तरीके से अगर आप देखें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले के संपूर्ण की बात करेंगे तो कितना आएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है कि अर्धगोला होता है, गोला तो ठोस ही होता है, तो आपने अर्धगोला इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो इसका कितना था, अभी आपने निकाला था इसका, जो आधे अर्धगोले का जो पृष्ठ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला था, कितना था, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे भी तो कुछ पृष्ठ बनेगा कि नहीं बनेगा, और ये जो पृष्ठ बनता है वो किसके आकार का होता है, ये वृत्त के आकार का होता है। इसलिए इसमें अपन कितना जोड़ देते हैं, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 पाई आर वर्ग 1 पाई आर वर्ग, कितना आ गया भैया, 3 पाई आर वर्ग। इसलिए अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 3 पाई आर वर्ग। तो ये थी अपनी सही जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप, ये कह रहा है कि प्रत्येक का एक शब्द या एक मतलब वाक्य में उत्तर लिखिए। एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। इसको पहले अपन मिटा लेते हैं, फिर इसको देखते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखें आप क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है प्रत्येक का एक शब्द, क्वेश्चन नंबर 3 है प्रत्येक का एक शब्द या फिर वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। देखें आप, तो पहला कह रहा है, पहला इसका क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। मानक रूप, व्यापक रूप एक ही बात होती है। तो आपको इसको मानक रूप लिखना है तो द्विघात समीकरण लिखना है। तो क्या होता है भैया, सबको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी और बराबर में कितना आ जाएगा, 0। ये अध्याय 4 में से पूछा हुआ क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण आपने पढ़े हैं, तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप अपने लिखना है वो क्या होता है, ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगला है इसका दूसरे नंबर का, दो त्रिभुजों के समरूप होने की कोई एक शर्त बतानी है। तो दो त्रिभुजों, क्वेश्चन है भैया, दो त्रिभुजों के समरूप होने की कोई एक शर्त लिखिए। कोई एक शर्त लिखिए। तो इसका सबको पता भैया कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, तो या तो उनके संगत कोण बराबर हो जाए, या फिर संगत भुजाओं, जो संगत भुजाएं वो कैसी हो जाए, संगत भुजाओं का अनुपात कैसा हो जाए, बराबर हो जाए, समानुपाती हो जाए। तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मूल बिंदु 0 0 से ये कह रहा है मूल बिंदु 0,0 से बिंदु बिंदु x1, y1 की दूरी लिखिए, की दूरी आपको लिखनी है। तो मूल बिंदु है और मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का सूत्र क्या होता है, सबको पता है, x का वर्ग प्लस y का वर्ग। मान लो ये o है, मान लेते हैं इसको एक देर थोड़ी देर के लिए a मान लेते हैं, तो o a बराबर कितना आएगा, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का सूत्र क्या होता है, x का वर्ग प्लस y का वर्ग। पर सत्य यहाँ पे क्या, ये x बने ये y बने, तो इसलिए अपने यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको, x बन का वर्ग और प्लस y बन का वर्ग। ये मूल बिंदु से दूरी होती है किसी बिंदु की। उसके बाद में अगला है इसका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, नहीं 5 3 हो गया, 4 देखें आप। ये कह रहा है किसी खंभे की, ये क्वेश्चन है, किसी खंभे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। किसी खंभे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो अब आपको पता है कि मान लो ये कोई खंभा है, वो इस खंभे, एक समय ऐसा है कि खंभे की जो ऊंचाई है और इस खंभे की जो छाया है, ये खंभा हो गया, ये क्या हो गया भैया, खंभा, और ये इसकी क्या मान लो ऊंचाई, ये खंभे की ऊंचाई मान लेते अपन, यहां से यहां तक ये खंभे की ऊंचाई है, और ये इसकी क्या है, छाया है। ठीक है, तो एक समय ऐसी स्थिति है भैया कि यहाँ पे जो ए बी आपको जो खंभा दिखाई दे रहा है और इसकी जो बीसी छाया दिखाई दे रही है, तो मतलब क्या कह रहा है कि जो ए बी है ना वो बीसी के कैसी है, बराबर है। और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। अब सबको पता है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ पे कोण ए और कोण सी दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। अगर ये पूरा 90 डिग्री का है तो फिर ये दोनों मिलकर कितने बनाएंगे, 90 डिग्री। और आपको पता है कि दोनों कैसे बराबर है, तो 90 का आधा कितना, 45, तो मतलब ये भी 45 और ये भी कितना, 45। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी खंभे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का जो उन्नयन कोण कितने का बनेगा भैया, उन्नयन कोण कितने का बनेगा, तो 45 डिग्री का बनेगा। यह बनेगा उन्नयन कोण, यही कहलाएगा उन्नयन कोण, यही है उन्नयन कोण। कितने का बनेगा, 45 डिग्री का, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए और सी दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। आपको पता है कि ये दोनों मिलकर कितने डिग्री के हैं, ये दोनों मिलकर 90 डिग्री के हैं। कितने डिग्री के हैं, तो कोण ए प्लस कोण सी कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। आपको पता है कोण ए सी के बराबर है, तो कोण ए प्लस कोण ए लिख सकते हैं अपने यहाँ पे, ये कितना आएगा, 90। एक कोण ए कितना, 2 कोण ए कितना आ गया, 90। यानी कोण ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 90/2 काटेंगे तो कितना आएगा, 45। यानी कोण ए का मान कितना आ गया, 45। इसी तरीके से आप इस कोण ए की जगह पे कोण ए का मान रख दो यहाँ पे, तो कोण सी भी कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे कोण सी पे क्या बनेगा, उन्नयन कोण। तो जब खंभे की ऊंचाई और छाया की लंबाई बराबर होगी तो सूर्य का उन्नयन कोण उस समय कितने का बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा भैया, 45 डिग्री का। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कोण थीटा एवं त्रिज्या, ये क्वेश्चन है अपना, कोण थीटा एवं त्रिज्या आर वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र लिखें। तो आपको कोण दे रहा है कितना, थीटा, त्रिज्या कितना दे रहा है, आर। तो आपको बताना है क्या, चाप की लंबाई। क्या बताना भैया, चाप की लंबाई। तो कितनी होगी चाप की लंबाई, थीटा बटे 360 गुणा में कितना आता है, 2 पाई आर। ये होगी क्या, चाप की लंबाई। क्या होगी ये, चाप की लंबाई। इसने पूछा है कि कोण थीटा है और त्रिज्या कितनी है, आर है। तो वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र आपको लिखना था। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 2 पाई आर वर्ग। अब एक 6 नंबर की होती है इसमें, 6 नंबर की, इसी में एक वाक्य एक शब्द में वर्ग दिया है। इसमें ये कह रहा है कि वर्ग 20 से 40 का वर्ग चिन्ह लिखिए, का वर्ग चिन्ह लिखिए। ये क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि वर्ग चिन्ह मतलब एक्स निकालने का, एक्स का सूत्र क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा और बटे में कितना, 2। तो अगर आप यहां ध्यान से देखें तो ये इसकी क्या, कौन सी सीमा कहलाएगी, ऊपरी सीमा। ये इसकी क्या कहलाएगी, निचली सीमा। तो इन दोनों को आप जोड़ दो, ऊपरी सीमा कितनी है 40 प्लस 20 बटे में कितना आएगा, 2।
तो कितना आ गया जी 60 और बटे में कितना आएगा 2, 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार 30 बार। तो भैया वर्ग चिन्ह कितना आ गया इसका, वर्ग चिन्ह को अपन एक्स आई से लिखते हैं, तो वर्ग चिन्ह कितना आ गया 20, 30 आ गया, कितना आ गया 30, ये आंसर सही है अपना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में सही विकल्प चुनकर लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में सही विकल्प चुन करके लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सही विकल्प लिखने हैं। सही विकल्प चुन करके लिखने हैं। पहला कह रहा है संख्या 6 और 20 का HCF। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं अपन। सही विकल्प चुनकर लिखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो संख्याओं 6 व 20 का HCF आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन है संख्याओं 6 व 20 का HCF ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, सबको पता है कि जैसे आपने पहली अध्याय में सीखा है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड करो, 2 का भाग लगाएंगे 3 बार, 3 का भाग लगाएंगे 1 बार। 20 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, 2 का भाग लगाएंगे 10, 2 का भाग लगाएंगे कितना 5, और 2 का 5 का भाग लगाएंगे कितना 1। यानी कि 6 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने आए अपने पास, 2 गुणा 3, 2 की घात 1 और 3 की घात 1। 20 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने आए भैया, 2 की घात 2, क्योंकि 2 2 बार है, और कितना 5 की घात 1। तो अपन HCF पे क्या करते हैं, HCF में अपन ये करते हैं कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसकी सबसे छोटी घातों का गुणनफल लेते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं HCF। तो अगर आप यहाँ देखें तो HCF ऑफ कितने का निकालना है आपको, 6, 20 का निकालना है। तो यहाँ पे जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कौन है, 2 है, और 2 की छोटी घात कितनी है, 1 ही तो है, ये तो 2 है और ये कितनी है 1 है, तो छोटी घात कितनी है 1, तो ये आएगा 2 की घात 1, यानी कि HCF कितना आ गया 2 आ गया। कितना आ गया भैया HCF 2। तो संख्या 6 और 20 का जो HCF आएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, HCF ऑफ 6, 20 कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2। अगला क्वेश्चन है इसका, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 हो तो समीकरण निकाय A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का कैसा हल होगा। आपको दे रहा है दूसरा क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि यदि अपने पास A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ये 3 कंडीशन है, मतलब ये कंडीशन अपने पास, ये तीनों अनुपात कैसे दिए, बराबर दिए जा रहे हैं। तो आपको बताना है तो समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का ऑप्शन नंबर ए पे लिखा है एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। ऑप्शन नंबर बी पे क्या लिखा है भैया, दोनों हल होंगे, दोनों हल होंगे। ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी पे क्या लिखा है, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो देखो भैया आपको पता होना चाहिए कि एक समीकरण निकाय, मतलब यहाँ पे 2 समीकरण है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, एक समीकरण ये लिखा है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। आपको बताना है कि अगर ये अनुपात दिया है तो इस कंडीशन में आपको बताना है कि समीकरण निकाय का कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा, कोई भी हल नहीं होगा, अनेक हल होगा, दोनों हल होंगे। तो यहाँ पे ये कोई ऐसी कोई कंडीशन नहीं है अपने पास, अपन ने 3 कंडीशन पढ़ी है कि एक ये तो वैसे हट जाएगा, कैसे कोई कंडीशन ही नहीं पढ़ी अपन ने। तो एक अद्वितीय हल, तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल कब होता है, जब A1 बटे A2
बराबर नहीं है b1/b2। इस कंडीशन में समीकरण निकाय का कैसा हल होता है? अद्वितीय हल होता है। मतलब यहाँ पे रेखा क्या होती है? प्रतिच्छेदी होती है। कैसी होती है रेखाएं? प्रतिच्छेदी है। मतलब रेखाओं के बीच में एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है और जितने बिंदु उभयनिष्ठ होंगे समीकरण निकाय के उतने ही हल होंगे। तो इस कंडीशन में एक बिंदु, जैसे इस तरीके से रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो यहाँ पे एक बिंदु उभयनिष्ठ है, इसलिए समीकरण निकाय का कितना हल? एक हल। एक हल, या इसको अपन क्या कह सकते हैं? अद्वितीय हल। कोई भी हल नहीं होगा। तो कोई भी हल कब नहीं होता है? जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। मतलब इस कंडीशन में रेखा कैसी होती है? समानांतर होती है। कैसी होती है? समानांतर। और जब रेखाएं समानांतर होती हैं तो इनके बीच में कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, और जहां पर कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता वहां पर समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता। कंडीशन क्या होती है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो यहाँ पे क्या होगा? समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। अनेक हल कब होंगे? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इस कंडीशन में समीकरण निकाय के कैसे हल होंगे? अनेक हल या अनंत हल होंगे। अनेक हल या अनंत हल होंगे। मतलब यहाँ पर रेखाएं कैसी होती हैं? यहाँ पे भैया रेखाएं संपाती होती है। संपाती का मतलब एक रेखा इस तरीके से जा रही है तो दूसरी रेखा भी कैसे चली जाए? इसी के ऊपर से होकर चली जाए। मतलब इसमें कितने अनंत बिंदु उपनिष्ठ? कितने बिंदु उपनिष्ठ है? अनंत बिंदु। और जहाँ अनंत बिंदु उपनिष्ठ होते हैं वहां पर समीकरण निकाय के हल भी कैसे होते हैं? अनंत ही होते हैं, अनेक हल होते हैं। और कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशन, तो दूसरे नंबर का सही आंसर कौन सा होगा? डी नंबर का। कौन सा होगा? डी नंबर का। उसके बाद में देखें आप, द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होंगे यदि। तो इसके लिए आपने भी, इसके लिए भी तीन कंडीशन अपन ने पढ़ी है। तीन कंडीशन देखते हैं कि समीकरण निकाय के मूल वास्तविक होंगे, बराबर होंगे। कब होंगे भैया? समीकरण निकाय के मूल वास्तविक होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। ये कब होते हैं? समीकरण निकाय के मूल वास्तविक नहीं होते हैं। और ये कब होता है वो देखें आप। तो यदि विभक्त कर, मतलब आपके पास क्या है कि ये तीसरे नंबर की ओटी है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो एक ax वर्ग प्लस bx और प्लस c बराबर जो समीकरण है, प्लस c बराबर 0 जो समीकरण है, तो इसके जो मूल है, मूल वास्तविक व बराबर, बराबर कब होंगे? बराबर होंगे यदि, ये कंडीशन आपको बताना है, ये होंगे यदि। तो आपको पता है इसमें ऑप्शन नंबर ए पे क्या लिखा जा रहा है? ये दे रहा है भैया कि b वर्ग माइनस के 4ac बड़ा है 0 से। ऑप्शन नंबर बी पे क्या कह रहा है कि b वर्ग माइनस के 4ac बराबर है 0 के। और सी नंबर पे क्या कह रहा है ये कि b वर्ग माइनस के 4ac छोटा है 0 से। और डी नंबर पे क्या कह रहा है ये कि b वर्ग माइनस के 4ac की घात 2 बराबर में कितना? 0। तो हम लोगों ने तीन कंडीशन पढ़ी है। क्या? सुनो कि यदि, ये से कहते हैं विविक्त कर, विविक्त कर। तो अगर विविक्त कर का मान मतलब क्या कि b स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर है 0 के, तो समीकरण के मूल्य कैसे होते हैं? वास्तविक व बराबर। वास्तविक व कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। और यदि विविक्त कर का मान यानी b स्क्वायर माइनस के 4ac कैसा हो जाए भैया? 0 से बड़ा। मतलब इसका जो मान है वो किसका आना चाहिए? धन का आना चाहिए, धन की कोई संख्या आनी चाहिए। तब भी मूल्य कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। लेकिन कैसे होते हैं भैया? अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं? अलग अलग। मतलब जो x के जो मान आएंगे वो अलग अलग आएंगे। यहाँ पे x के मान दोनों कैसे आएंगे? एक जैसे आएंगे। अगर x का मान यहाँ पे 1/2 आ गया तो अगला भी x का मान कितना आएगा? 1/2 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों मान कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। और अगर b स्क्वायर माइनस के 4ac छोटा है 0 से, मतलब कोई ऋण की संख्या आ जाए, तो यहाँ पे मूल वास्तविक नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है भैया? मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, ये कंडीशन है। तो अब आप मैच कर लो कि मूल वास्तविक व बराबर कब होंगे? जब b स्क्वायर माइनस के 4ac। तो यहाँ पे कहाँ पे लिखा है b स्क्वायर माइनस के 4ac? ये लिखा है बी नंबर पे। तो ये क्या हो गया भैया? b स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0 अपना सही आंसर है। ठीक है, इस कंडीशन में समीकरण के मूल्य कैसे होते हैं? जो समीकरण के मूल्य कैसे होते हैं? वास्तविक और बराबर होते हैं। अगली है 4 नंबर पोटी लिखी है भैया कि एपी दी जा रही है आपको, इसका आपको 10वां पद ज्ञात करना है। एपी का कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां पद। तो 4 नंबर की यूटी देख लें आप एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 की 4 नंबर की यूटी क्या कह रहा है?
ये कह रहा है कि AP 2 4 6 डॉट 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 का 10वां पद है, 10वां पद है। तो इसका 10वां पद आपको ज्ञात करना है। तो इसका डायरेक्ट सूत्र होता है, अगर आपको 10वां पद निकालना है तो A10, 10वें पद को क्या लिखते हैं अपन, A10। तो ये बनता है क्या, A प्लस के 9D। क्या बनता है भैया, A प्लस के 9D। तो आपको पता है A क्या है यहाँ पे, प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना है, 2, ये इसका प्रथम पद कहलाएगा। आपको निकालना है D का मान। तो D का मान कैसे निकालेंगे आप, A2 माइनस का A1। तो यहाँ से 4 में से कितना घटा दो, 2 को। तो 4 माइनस का 2 कितना आ गया, 2। कहीं से भी लिख सकते हैं, 6 में से 4 को घटा दो, 4 में से 2 को घटा दो, क्या जाएगा अपना, 4 बनता। इन मानों को यहाँ रख दो। A का मान 2 प्लस 9 गुणा D का मान भी कितना आया है 2। तो ये कितना हो गया, 2 प्लस 9 का गुणा 2 करें कितना आएगा, 18। 18 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 20। यानी कि AP 2 4 6 का 10वां पद कितना आएगा, 10वां पद कितना आएगा भैया, A10 का वैल्यू कितना आएगा, 20 आएगा। ये हो गया। अगली यूटी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 पे ये कह रहा है कि बिंदु 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी आपको बतानी है। ये दो बिंदु दिए जा रहे हैं आपको, मान लो इसको कि ये A है, तो ये क्या है, मान लो इसका 2,3 है और आप इसको B मान लो, तो B कितना दिया जा रहा है, मान लो 4,1। यानी कि बीच की दूरी बताना है, कि बीच की दूरी, के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको। तो आपको पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, यानी कि मान लो A और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। तो आप यहां से इन दोनों के बीच की दूरी निकालें, तो आप इसको लिख लेंगे AB। आप यहाँ पे मान रख दो, तो ये क्या हो गया, मान लो x1, ये क्या हो गया y1, ये क्या हो गया x2, ये क्या हो गया y2, लिख सकते हैं। अब मान रख लो, तो ये क्या कह रहा है, x2 माइनस x1, तो 4 माइनस x1 का मान कितना है, 2, तो की घात कितना आ जाएगा, 2 प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान कितना है, 1 माइनस y1 का मान कितना है, 3। तो आप यहाँ 3 लिख देंगे, उसकी घात 2 लगी तो 2 लगा दो। यहाँ पे देखें आप, तो ये कितना आ रहा है भैया इसको देखें आप, 4 में से 2 घटाएं कितना आएगा, 2, 2 की घात 2 हो जाएगा प्लस इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस 2 की घात 2। तो ये कितना आ गया, 2 की घात 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4, माइनस 2 की घात 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4। माइनस वाली संख्या की घात अगर सम संख्या आती है तो वो काय की हो जाती है, प्लस की हो जाती है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये कितना आएगा, रूट में 8 आएगा। तो या तो ऑप्शन ये दिया होगा या ये नहीं दिया होगा, तो फिर क्या देगा वो भैया, इसके गुणनखंड कर लो। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना है इसके गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा, कितना बाहर आ जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा और कितना बच जाएगा, रूट में 2। तो या तो ऑप्शन में ये लिखा होगा या फिर ये लिखा होगा। तो ऑप्शन में देख लो क्या लिखा है, तो ऑप्शन में लिखा है भैया रूट 8। कितना लिखा है, रूट 8। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 6 नंबर की यूटी क्या कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अगला क्वेश्चन है अपना इसकी यूटी का कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए भैया कि जो एक वृत्त होता है ना, वृत्त, वो वृत्त क्या होता है कि अनंत बिंदुओं का समुच्चय होता है। यहाँ पे अनंत बिंदु है इसमें, और आपको पता है कि हर एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। हर एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक रेखा खींची जा सकती है। इसलिए एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, अनंत हो सकती है। तो ये क्वेश्चन था अपना कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं, कितनी स्पर्श रेखाएं, कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं, कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए पे क्या कह रहा है, 0। ऑप्शन नंबर बी पे क्या बोल रहा है भैया, 1। ऑप्शन नंबर सी पे क्या कह रहा है, ये 2। ऑप्शन नंबर डी पे क्या कह रहा है अनंत, अनंत। तो अपना जो वृत्त है ना वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है, इसलिए हर एक बिंदु पर आप एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, जैसे एक इस बिंदु पर, अरे एक मिनट, सॉरी, एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा इसके जस्ट बगल वाले बिंदु पर थोड़ा सा हल्का से ऐसे करके खींच सकते हैं। आप एक यहाँ खींच सकते हैं, कहीं पे भी एक स्पर्श रेखा इस तरीके से आप खींच सकते हैं। तो इसमें अनंत बिंदु अनंत, तो अनंत बिंदु तो हर एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसलिए एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, अनंत रेखाएं होंगी। कितनी रेखाएं होंगी भैया, अनंत रेखाएं।
आज के लिए इतना काफी है। इससे आगे आपको क्वेश्चन नंबर 5 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये मैं आपको कल बताऊंगा। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है, चलो अभी बता देते हैं, अभी 2 मिनट में ही बता देते हैं। आप 2025 का क्वेश्चन पेपर अपने हाथ में लें और क्वेश्चनों को पढ़ें। इनके डायरेक्ट में आपको आंसर बता रहा हूँ कि पहले का आंसर क्या है, दूसरे में क्या आएगा, तीसरे में क्या आएगा। तो इससे आपकी ओटी क्लियर हो जाएंगी 2025 की। कोई भी समस्या, कोई भी डाउट तो आप कमेंट करके भैया मुझे बता सकते हैं कि सर इसको दोहरा से समझा दो, तो मैं उसको दोहरा से समझा दूंगा। उसका भी अपन वीडियो डाल देंगे, आप कोई भी देख लेना उस बच्चे उसको देखें आप। ये कह रहा है कि √2, पहला क्वेश्चन है इसका कि √2 एक संख्या है। तो भैया पहले क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, तो इसका जो आंसर है वो कैसी संख्या है? √2 कैसी संख्या होती है? √2 होती है भैया अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो कैसा आएगा? अशांत आएगा। और कैसा आएगा? अनवशान। मतलब ये कभी भी अपने आप को दोहराएगा नहीं, पुनरावृत्ति नहीं होगी इसकी, इसलिए, और अशांत भी आएगा, इसलिए कई संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्या? एक बहुपद जिसकी घात 3 है, तो उसे अपन क्या कहेंगे? एक बहुपद है जिसकी घात कितनी है? 3 है। जैसे मान लो ये लिखा है ax की घात 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। नहीं, बहुपद है, 0 नहीं आएगा। क्या कह रहा है? ये बहुपद। तो इसमें एक चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो चर की अधिकतम घात यहाँ पे 3 है, ये रही 3। तो इसलिए तो जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 3 होती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? उस बहुपद को कहते हैं त्रिघात बहुपद। तो इसका आंसर क्या आएगा कि एक बहुपद जिसकी घात 3 है उसे अपन क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। क्या कहेंगे भैया? त्रिघात बहुपद। दूसरे का आंसर हो गया त्रिघात बहुपद। तीसरे नंबर की ओटी देखें आप, ये कह रहा है कि 3/2, 1/2, -1/2 और माइनस का 3/2 का सारवंतर ज्ञात करना है आपको। किसका? जैसे आपके पास लिखा है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 और ये डॉट 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 का सारवंतर ज्ञात करें। तो सारवंतर ज्ञात कर लेंगे। देखें आप, तो डी बराबर क्या आता है? a2 - a1 लिख लो, या a3 - a2 लिख लो, a4 - a3 लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो यहां से देखें आप, तो ये a1 है, तो ये क्या है? a2 है, तो ये कितना आएगा? 1/2 माइनस a1 का मान कितना आएगा? यहाँ से 3/2, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2, यानी कितना आ गया यहाँ से? 1 माइनस का कितना? 3, इसको घटाएं कितना आएगा? माइनस का 2/2, 2 1 2, कितना आ गया इसका सारवंतर भैया? माइनस का 1। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सॉरी, इसके खाली स्थान में कितना आएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 1। अगला देखें आप चाहे तो इसका सारवंतर यहां से निकाल लो, यहां से निकालो, a3 ले लो इसको, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? a3 - a2, तो निकालो आप, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 1/2। ये कितना आएगा घटाने के लिए? माइनस, तो कितना आएगा? ये 1/2 आएगा। यहाँ से घटाओ आप 2, यहाँ कितना बचेगा? -1, ये भी कितना आएगा? -1, -1 जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा? -2, और बटे में कितना? 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 1 ही आ गया माइनस का। तो आंसर सही है अपना, -1। ठीक है, अगला देखें आप क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सभी सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं। तो जितने भी सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं भैया? समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप। सभी सर्वांग सम त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के जो आकार और जो आमाप है दोनों कैसे होते हैं? समान होते हैं, इसलिए क्या होते हैं? वो कैसे होते हैं? समरूप हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। ये कह रहा है कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अगर कोई वृत्त है, ये रहा वृत्त, और इस वृत्त को कोई रेखा इस तरीके से काट रही है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। एक बिंदु कहां पे कर रही है? मान लो ए पे, एक कहां पे कर रही है? मान लो बी पे। एक ए और बी दोनों पे प्रतिच्छेद कर रही है ये रेखा, तो इस रेखा को अपन क्या कहेंगे? इस रेखा को कहेंगे अपन प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहेंगे इसको? प्रतिच्छेदी रेखा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई पे बार कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। किसी घटना की प्रायिकता और किसी घटना मतलब घटना ई की प्रायिकता और घटना ई की प्रायिकता नहीं का योग कितना होता है? 1 होता है। तो सही इस खाली स्थान में कितना आएगा भैया? 1 आएगा। तो इस तरीके से 2025 के प्रश्न पत्र की ओटी क्लियर होती है मैथमेटिक्स की। आप इनको एक बार देखें और अच्छे तरीके से लगाएं।